तो बच्चों जेसी जागरण क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों जैसे कि हम सेकंड अध्याय साइंस की पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमने कुछ उदाहरण जो पृथक्करण के थे उसको हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो हमने बच्चों कौन कौन से उदाहरण हमने कंप्लीट किए थे बच्चों, उसमें से हमने 3 उदाहरण कंप्लीट किए थे। एक था बच्चों, हमारा पहला उदाहरण कौन सा था बच्चों, वाष्पीकरण वाला, वाष्पीकरण द्वारा। एवं दोस्तों दूसरा किस में थे दोस्तों, अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा, अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा। एवं जो तीसरा था दोस्तों बच्चों, वह किसके द्वारा था बच्चों, वह था अघुलनशील द्रव्यों का पृथक्करण हम कर रहे थे। किसके द्वारा बच्चों, अघुलनशील, उसके किसके आधार पर, घनत्व के आधार पर। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वह चीजें समझ में आ गई होगी और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आधार पर अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं हमारा तीसरा, 3 तक तो हम पढ़ चुके थे, चौथा पढ़ते हैं। तो चौथे में क्या है बच्चों, अब हम ये नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों आप अपनी पुस्तकों को सामने रख लीजिए एवं वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों जो चीजें ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होती है उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं बच्चों, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। क्या, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। तो बच्चों जो चीजें ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज होती है उसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड जो है बच्चों वह किसका उदाहरण है, अमोनियम क्लोराइड जो है बच्चों वह है ऊर्ध्वपातनिक क्रिया का उदाहरण है, अमोनियम क्लोराइड। तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं। तो हमने कहां तक पढ़ा, आइए पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के मिश्रण को ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों को ऊर्ध्वपातित न होने से होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रेसिलिन आदि ऊर्ध्वपातित होने वाले ठोस पदार्थ हैं। तो बच्चों आप ये सभी जो अमोनियम क्लोराइड के अलावा कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रीन, एथ्रीस, इन सभी चीजों को आप ध्यान रखिएगा कि ये कौन से पदार्थ हैं, ये ऊर्ध्वपातित क्रिया वाले ठोस पदार्थ हैं। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है बच्चों, ठोस से वह डायरेक्ट गैस में चेंज होता है एवं गैस से वह डायरेक्ट ठोस में परिवर्तन होता है। तो बच्चों क्या होता है इसमें, एक ये देख ही रहे हैं, ये एक कप के कोन का आकार का क्या है बच्चों, एक कोन है एवं दोस्तों यहाँ पर क्या है, आग प्रज्वलित करने के लिए व्यवस्था है। तो क्या होता है बच्चों जब इसमें अमोनियम क्लोराइड या पानी मिली हुई होती है या फिर और कोई भी चीज मिला हुआ होता है, तो क्या होता है बच्चों जब गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये सीधे गैस फॉर्म में आ जाएगा। क्या बच्चों, जो यहाँ पे है वह गैस फॉर्म में आ जाएगा और गैस फॉर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर साइड चला जाएगा। और जैसे जैसे गैस ऊपर जाती जाएगी वह ठंडी होती जाएगी और यह जो कीप है उसके मुंह में ये बगल बगल में ये धीरे धीरे ठंडा होकर जमता जाएगा। तो क्या होता है बच्चों, ऊर्ध्वपातन वाले पदार्थों में ठोस से वह डायरेक्ट गैस में चेंज होता है और गैस से डायरेक्ट वह ठोस में चेंज होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा कौन कौन से पदार्थों का हम अलग करते हैं, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन एवं एंथ्रासीन। ठीक है बच्चों, 4 उदाहरण उसको आप ध्यान रख लीजिएगा। अब बच्चों पढ़ते हैं हम 3.2.3.5। क्या काली स्याही से डार्क एक ही रंग है, डाई एक ही रंग है। चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं आगे। इसमें क्या होता है बच्चों, इसको अगला प्रश्न खोल लें आप। चलो बच्चों अब आगे से पढ़ना शुरू करते हैं हम। यहां से पढ़िए आप, जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है। तो जल क्या है बच्चों, विलायक मतलब क्या है, मतलब मिश्रण में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, जल है। सबसे अधिक मिश्रण वाले को क्या कहते हैं, विलायक। एवं कम जो रहेगा
उसको कम वाले चीज को क्या कहेंगे हम? विलेय। एवं इन दोनों को मिला कर क्या बनेगा बच्चों? विलयन। ठीक है बच्चों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखना। तो चलो पढ़ते हैं। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में। मतलब डाई क्या है बच्चों? कम है, और जल जो है वह अधिक है। जैसे ही जल छन्नक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, वह डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। मतलब वो दोनों क्या बच्चों? डाई के कण एवं जल जो है वो आपस में घुले हुए हैं। तो जैसे जैसे जल जाता जाएगा वैसे वैसे डाई वाला पदार्थ भी जल के साथ ही चलता जाता है। यह डाई के कणों को भी अपनी ओर साथ ले जाता है। प्रायः डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। जो डाई होता है बच्चों वह किसमें? दो या दो से अधिक रंगों के मिश्रण के कारण क्या बनाया जाता है? डाई बनाया जाता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील हो, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो जल में अत्यधिक घुलनशील जो रंग होता है वह तेजी से ऊपर की ओर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। क्या होता है बच्चों? जब हम, तो इसको आप पहले पढ़ के खत्म ही कर लेते बच्चों। एवं मिश्रण के घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक्करण करने में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उस विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीक में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीक का विकास हुआ है। इसके बारे में हम उच्च कक्षा में पढ़ें। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे इस जल में क्या है बच्चों? डाई घुली हुई है। डाई जो होता है बच्चों वह 3-4 रंगों का समूह होता है। क्या? रंगों का समूह होता है, अब क्या करते हैं बच्चों? जो छत्रक कागज होता है, क्या? छन्नक कागज जिसे हम कहते हैं, वह एक ऐसा कागज होता है बच्चों, जब हम पानी को, जो मिश्रित पदार्थ वाले जो पानी होता है, अगर हम इसमें डाल देते हैं छन्नक में, तो क्या होता है बच्चों? जैसे डाई होता है वो 2 या 2 से अधिक रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो सबसे अधिक गाढ़ा रंग का जो क्या होगा? रंग होगा, तो वह क्या होगा बच्चों? जैसे ये पट्टी है, छन्नक पन्ना है या पट्टी है, कोई भी है, तो क्या होगा बच्चे? जैसे लाल रंग यहाँ पे जम जाएगा, पीला रंग यहाँ पे जम जाएगा, नीला रंग यहाँ पे जम जाएगा। इस तरह से बच्चों यह क्रमशः धीरे धीरे उस पट्टी में जमता जाता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं समझ में आ गया हो। तो इस चीज को, जो रंगों को पृथक करने की क्रियाविधि किस माध्यम से की जाती है? क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से। क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से किया जाता है। अब इन सभी चीजों को एक बार और पढ़ लीजिएगा बच्चों, तो ये आप चीजों को सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों अब आगे की ओर ध्यान देते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों हम क्या? दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे पृथक करें। अगर दो चीजें आपस में घुली हुई हैं बच्चों, तो हम उसको किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए अगला प्रश्न खोल लीजिए आप, यहां से पढ़ना शुरू करें। इस विधि को आसवन विधि कहा जाता है। देखो बच्चों क्या होता है, जब दो द्रव्य आपस में घुले हुए होते हैं और हम उनको पृथक्करण नहीं कर सकते हैं, जैसे क्या बच्चों? पानी में शक्कर एवं पानी में नमक, ये सब चीजें जो होती हैं बच्चों, इनको हम फिजिकली नहीं कर सकते और ना ही ये आंखों से हमें दिखाई भी देते हैं कि इसमें ये चीजें घुली हैं कि नहीं घुली हैं। तो क्या होता है बच्चों? इस विधि के द्वारा आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों आप, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों क्या आपने कभी देसी शराब बनते हुए देखा है? जिसके घर में देसी शराब बनती होगी बच्चों, वह अच्छी तरीके से जानता होगा कि आसवन विधि क्या कहलाती है। चलिए बच्चों समझते हैं कि आसवन विधि क्या कहलाती है। जैसे बच्चों क्या होता है कि ये एक पात्र है जिसमें पानी एवं अन्य कोई पदार्थ घुला हुआ है। तो क्या होता है बच्चों? इसके नीचे हम क्या करते हैं? अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और इसको क्या कर देते हैं? पूरा पैक कर देते हैं, और एक लंबी सुराही एक यहां पे ले आके ये दूसरा बर्तन रख देते हैं, और इस चीज को ये, तो क्या होता है बच्चों? यहां से जब आग जैसे जैसे हम तेज करते जाते हैं, तो यहां से जो पानी है वह क्या होता है? भाप बनकर इस नली के माध्यम से वह यहां पे पहुंच जाता है और इस पात्र में इकट्ठा हो जाता है।
और जो बच्चों घुलित पदार्थ है वह इसी में रह जाता है। तो बच्चों यही है क्या, आसवन विधि। तो चलो पढ़ते हैं आसवन विधि। मैंने ऊपरी रूपरेखा बता दी है, अब चलो किताबी भाषा पढ़ते हैं। इस विधि को आसवन कहते हैं। इसका उपयोग वैसे मिश्रणों को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं और जिनसे के घटनों के क्वथनांकों के मध्य अत्यधिक अंतराल होता है। मतलब बच्चों जिस चीज में जिन पदार्थों के मिलन में क्वथनांक जो होते हैं वह अत्यधिक होते हैं, उनको अलग करने के लिए हम इस आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्य जिसमें क्वथनांक का अंतर 25 के, तो बच्चों मैंने इसको बताया था आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन। तो बच्चों 25 केल्विन बराबर कितना हो जाएगा, आप जरूर इसे नोट डाउन करके हमें बताइए। तो बच्चों जो दो पदार्थ जो घुलनशील पदार्थ हैं इसमें अगर उसके तापांतर जो होगा वह बच्चों 25 केल्विन से कम होता है तो वे मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों को पृथक्करण एवं पेट्रोलियम उत्पादों के विभिन्न पृथक्करण इसी में से किया जाता है। तो बच्चों जैसे हमने बताया है उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब पढ़ते हैं हम बच्चों वायु से गैस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं बच्चों वायु क्या है, वायु बच्चों एक समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें एक ही जिसमें क्या होता है बच्चों, जैसे जल है इसमें ये दो तत्व मिले हुए हैं, ठीक है ना बच्चों, लेकिन ये समान अनुपात में मिले हुए हैं जो कि जल का निर्माण करते हैं। ऐसा हमारा वायुमंडल भी है दोस्तों। क्या वायुमंडल हमें नुकसान पहुंचाता है, नहीं, क्योंकि वह समांगी मिश्रण है, इसलिए समान मात्रा में सही अनुपात में मिला हुआ है। जैसे 78% नाइट्रोजन, 20 पॉइंट कुछ परसेंट जो होता है बच्चों वह ऑक्सीजन है, तो इसे राउंड फिगर 21% मान लिया जाता है। तो बच्चों यही है कि जो हमारा वायुमंडल है अगर हमें सांस लेने में कहीं पे दिक्कत नहीं जा रही है तो बच्चों उसका उदाहरण क्या है, उसका मतलब क्या है कि हमारा जो वायुमंडल है वह समांगी है, मतलब समान अनुपात में है। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करें। तो वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। प्रवाह चित्र 2.11 में इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। तो बच्चों अगले प्रश्न में ये चीजें आपको डायग्राम मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये बच्चों डायग्राम जिसमें से वायु को पृथक किया जाता है। अब देखो बच्चों क्या होता है, सर्वप्रथम वातावरण से जो वायु है वह यहाँ पे प्रवेश करती है। कहाँ पर, छानक में। छानक में क्या होता है बच्चों, किसमें जैसे धूल, कोहरा, मिट्टी के कण भी रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, उसको अलग कर दिया जाए और खाली केवल वायु ही अंदर जाए। जब वायु अंदर जाती है तो कहाँ जाती है बच्चों, वह एक चैम्बर में जाती है जहां पर दबाव जो होता है वायु में अत्यधिक दिया जाता है। जब दबाव हम अत्यधिक दे देंगे तो वह क्या होगी बच्चों, हवा जो होगी वह ऊपर की ओर अत्यधिक तेजी से क्या होगी, अत्यधिक तेजी से जाएगी। और बच्चों जब इस चैम्बर में जाती है हवा तो क्या होता है, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ होता है, ठीक है ना बच्चों। कॉइल में क्या होता है बच्चों, ठंडा पानी होता है। क्या होता है, ठंडा पानी। और ये जो दबाव युक्त जो वायु है वो कैसा होता है, गर्म होता है। तो ये क्या करता है, जो शीतल जल है उसको क्या कर देता है, हल्का गर्म बना देता है, जो कि यहां से आता है और ऊपर साइड से बच्चों क्या होता है, वह निकल जाता है। तो हमारे जो आसपास की जो हमारी ये गर्म वायु यहां से गई थी संपीड़ित होके, वह क्या हो जाती है, हल्की ठंडी हो जाती है। और जो हमारा शीतल जो द्रव्य इस पाइप में भरा हुआ था वह क्या हो जाता है, हल्का गर्म हो जाता है। और जो शीतल एवं संपीड़ित वायु है वह कहाँ आती है बच्चों, इस वाले चैम्बर में आ जाती है। कहाँ, जहां पर क्या होता है बच्चों, शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लिया जाता है। और यहीं पर बच्चों क्या होता है, वायु का पृथक्करण होता है। तो बच्चों फिर उसके बाद क्या होता है, जब यह छनी हुई वायु जो होती है, पृथक्करण की हुई जो वायु हमारी होती है उसे द्रवीय वायु या विस्तार जेट कहते हैं। ये जो है छोटा सा बच्चों चैम्बर जो है वह विस्तार जेट है। वहां पर
हम प्रवेश करवाते हैं एवं कहाँ पे इसको स्टोर कर लेते हैं बच्चों, नाइट्रोजन निर्यात या आर्गन निर्यात में। तो दोस्तों क्या होता है, जो ये नाइट्रोजन और आर्गन है उन सभी चीजों को क्या किया जाता है, वायुमंडल में पुनः छोड़ दिया जाता है, और उसके अलावा जो भी हमारे पास वायु बचती है उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है बच्चों, यह जो चेंबर है वह ऑक्सीजन, इसका प्रेशर इतना अधिक बना दिया जाता है बच्चों कि यहाँ पे से जो वायु होती है वह क्या होती है, वह द्रवीभूत ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है। तो यही है बच्चों क्या, वायु के घटकों का पृथक्करण। तो वायु के घटकों के पृथक्करण में सबसे पहले क्या है बच्चों, कि जो हमारी यहां से गर्म वायु जाती है वह क्या करती है, ठंडे वायु जो हमारी क्या होती है, जल, ठंडा जल होता है उसे गर्म कर देता है, और यहाँ पर जो गर्म वायु आती है वो यहाँ पे ठंडी हो जाती है और यहाँ पे चली जाती है कहाँ, संपीड़ित में। और बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इस वाले चैम्बर में कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के रूप में, शुष्क बर्फ के रूप में निकल जाता है। और दो बच्चों यहाँ पर जो होता है वह यहाँ पे नाइट्रोजन N2 एवं नियान, आर्गन नियान जो होते हैं वह यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, एवं जो ऑक्सीजन हमारी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वह बड़े से चैम्बर में स्टोर हो जाती है। तो यही है बच्चों क्या, वायु को हम वायुमंडल से कैसे कैसे प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग वायु हम प्राप्त करते हैं इसमें। तो बच्चों आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज का जो वीडियो हमारा बच्चों वह यहीं तक का है। एवं बच्चों आशा करता हूं कि ये जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर नहीं समझ में आती है तो 2-3 बार उसको पढ़ें। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे लिख दीजिएगा, मैं इस यूनिट को दोबारा पढ़ा दूंगा एवं उस यूनिट को आपको मैं दोबारा समझा दूंगा। तब तक के लिए बच्चों इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको सेंड करिए, शेयर करिए एवं लाइक करने के लिए कहिए, सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों जैसे जैसे हमारा अब टीम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दबाव भी बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जाएंगी। तो बच्चों प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने जरूरतमंद व्यक्तियों तक, भाइयों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे वे फ्री में इस कोचिंग क्लास का अध्ययन ले सकें। तब तक के लिए हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।